नमस्ते। आइए, एंडोमेट्रोसिस डिकोडिंग पेन बातचीत में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर हर्षिता शर्मा हूँ और आज हम एक ऐसी स्थिति एंडोमेट्रोसिस के बारे में बात कर रहे हैं जो दुनिया भर में लाखों महिलाओं को प्रभावित करती है। इसके व्यापकता के बावजूद इसका अक्सर पता नहीं चलता कि ये गलत इसके बारे में गलत समझ लिया जाता है। इस विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर छवि सरकारी, जो कि सरकारी मेडिकल सेंटर गोरखपुर में काम करती हैं, एंड जिनी गुप्ता, जो कि जिविशा क्लिनिक सेक्टर 4 उदयपुर में काम करती हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर्स। थैंक यू डॉक्टर हर्षिता। डॉक्टर्स, हम इसी विषय पर बातचीत शुरू करते हैं एंड मेरा पहला सवाल डॉक्टर छवि से है। मैम, हम दर्दनाक महामारी के बारे में तो बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन कोई यह कैसे बता सकता है कि उनका दर्द सिर्फ एक खराब महामारी है या एंडोमेट्रोसिस जैसी कोई गंभीर समस्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आमतौर पर भारतीय घरों में बच्चियों को ये बताया जाता है कि जो माहवारी का दर्द है वो एक सामान्य दर्द है, वो हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। मगर हमेशा ये कहना ठीक नहीं है क्योंकि थोड़ी बहुत ऐंठन, थोड़ा बहुत दर्द सामान्य हो सकता है। मगर यदि यही दर्द बहुत तेज है, तीव्र है, गंभीर है, तो यह दर्द ठीक नहीं है और ये एंडोमेट्रियोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का संकेत दे सकता है। मुख्य अंतर यह है कि ये दर्द कब और कैसे हो रहा है। यदि माहवारी के शुरू होने के पहले से यह दर्द हो रहा है और रक्तस्राव खत्म होने या कम होने के बाद तक ये दर्द चलता ही चला जा रहा है, तो यह दर्द सामान्य नहीं है और यह एंडोमेट्रियोसिस का सूचक हो सकता है। दूसरी चीज यह है कि अगर यह दर्द आपकी दैनिक गतिविधियों को प्रतिबंधित कर रहा है, जैसे बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही, स्कूल का काम नहीं कर पा रही, आप दफ्तर नहीं जा पा रहे, आप अपने घर के नॉर्मल सामान्य काम नहीं कर पा रहे, तो ये दर्द सामान्य नहीं है। तीसरी चीज यह है कि माहवारी के दौरान यदि संभोग के दौरान या मल या मूत्र त्याग करने के समय यह दर्द उभर के आ रहा है, तो भी यह दर्द गंभीर है और आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चौथी चीज ये है कि जो सामान्य दर्द की दवाइयां उपलब्ध होती हैं, यदि उनको खाने से भी ये दर्द कम नहीं हो रहा, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि ये दर्द सामान्य नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस या कोई और बीमारी भी हो सकती है और अपने डॉक्टर को शीघ्र अतिशीघ्र दिखाना चाहिए। जी, जी, धन्यवाद। अ, मेरा दूसरा सवाल जिनी मैम से है। डॉक्टर, हम एंडोमेट्रोसिस के बारे में तो बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन क्या आप हमें बता सकती हैं कि एंडोमेट्रोसिस वास्तव में क्या है और हमें इसके बारे में क्यों जागरूक होना चाहिए? एंडोमेट्रियोसिस अगर हम मेडिकली लैंग्वेज में जानते हैं तो जैसे कि ये गर्भाशय होता है। गर्भाशय में अंदर एक परत होती है, यूट्रस के अंदर की एक लाइनिंग होती है जो हर महीने लेडीज में या गर्ल्स में बाहर निकलती है, जिसे हम मेंसेस, रक्तस्राव या पीरियड्स कहते हैं, चम्स कहते हैं। तो जब ऐसी ही कोई टिश्यू या ऐसी कोई लाइनिंग किसी और अंग में या ऑर्गन में प्रेजेंट हो, तो क्या होता है कि जब भी माहवारी आती है तो सेम ब्लीडिंग जो यहाँ पे हो रही है वो उस ऑर्गन में, सपोज ये चीज अंडाशय में, ओवरी में इसकी कोई गांठ बन गई है, तो सिमिलर ब्लीडिंग, सेम ही टाइप की ब्लीडिंग यहाँ पे भी होगी। पर ये जो ब्लड है ये तो बाहर निकल जाता है। जो ऑर्गन्स, जो बाकी अंगों में ऐसा कोई ब्लड का पार्ट है या अंदर का जो टिश्यू है, अंदर की लाइनिंग जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसकी वजह से बहुत दर्द होता है। तो ये एक चीज है जो सिमिलर टू यूट्राइन लाइनिंग, अंदर की लाइनिंग की तरह ही एक और टिश्यू बाकी जगह प्रेजेंट होता है। इसके लिए जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये डेली लाइफ में अब काइंड ऑफ सब काफी ज्यादा अमाउंट में दिखने लग गया है। पहले शायद अगर 100 में से 2 लेडीज को दिखता था, 2 महिलाओं को, तो अब 100 में से 10 को दिखने लग गया। इनफैक्ट 10 भी कम ही होगा, 10 15 से 20% अब हमें दिखने लग गया एंडोमेट्रियोसिस। इससे आपकी डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज, आपका रूटीन दिनचर्या की एक्टिविटीज अफेक्ट हो सकती हैं। हो सकता है आप जो सिंपल प्रोसेस है यूरिन पास करने की, आप बाथरूम जा रहे हैं, आपको उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो, इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम हो, एंड इट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी या निसंतानता। तो उसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ, आपकी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ एंड आपकी प्री मैरिटल लाइफ में भी नुकसान हो सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको सही टाइम पे समझा जाए, इसके बारे में जागरूकता बताई जाए। और जैसे मैंने कहा था कि हम पेन को बहुत लाइटली ले लेते हैं यंग गर्ल्स में,
अगर आपकी डॉटर्स को पेन है तो उसे लाइटली ना लेके टाइमली डॉक्टर को दिखाएं। जी, जी, बिल्कुल। अम, छवि मैम, क्या ये सच है कि एंडोमेट्रोसिस का कभी-कभी कई सालों तक पता नहीं चलता? और अगर है तो ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एंडोमेट्रियोसिस का पता बहुत देर से चलता है। कभी कभी औसतन देखा गया है कि 7 से 10 साल लग जाते हैं इसकी केवल डायग्नोसिस बनाने में। आप जो है, जो बच्चियों में आपका दर्द होता है उसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं, तो यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि इस पेन को हम लोग मान के चलते हैं कि ये तो नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए अगर आपकी बच्चियों में या किसी भी लेडी में माहवारी का दर्द बहुत तीव्र है तो आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि इसके जो लक्षण होते हैं, इस बीमारी के बारे में जागरूकता इतनी कम है कि इसके लक्षणों को दूसरी बीमारियों के साथ कंफ्यूज कर दिया जाता है। जैसे कि बच्चियां जाती हैं लक्षण लेके और कह दिया जाता है कि ये इरिटेबल बावल सिंड्रोम है, या जैसे कि पेशाब के इन्फेक्शंस हैं ये। और इस वजह से भी बहुत कई समय निकल जाता है इससे पहले कि पता चले कि नहीं, ये नहीं, एंडोमेट्रियोसिस है। तीसरा एक मुख्य कारण यह भी है कि कई महिलाओं में इसके जो लक्षण होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि उनमें दर्द की तीव्रता इतनी नहीं होती तो इसलिए वो डॉक्टर के पास तुरंत नहीं जाते, लेकिन शादी के बाद जब निसंतानता जैसी गंभीर समस्याएं सामने आती हैं और वो डॉक्टर को दिखाते हैं, तब पता चलता है कि अरे, इस लेडी में तो एंडोमेट्रियोसिस है। जी, जी। बिल्कुल। जिनी मैम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि एंडोमेट्रोसिस का पता कैसे लगाया जाता है? क्या ये केवल लक्षणों के ज़रिए किया जाता है या इसके लिए कुछ खास परीक्षण करने चाहिए? दैट इज इनफैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस होना ही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल या हर्डल है ट्रीटमेंट तक पहुंचने में। जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एंडोमेट्रियोसिस का कोई डायरेक्ट ब्लड टेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट कोई खून की जांच नहीं होती है कि भाई जैसे मलेरिया है उसको हमने टेस्ट किया और पेशेंट को बता दिया आपको मलेरिया पॉजिटिव है। एंडोमेट्रियोसिस का कोई डायरेक्ट ब्लड टेस्ट नहीं होता है। एंडोमेट्रियोसिस को अगर हमें डायग्नोस करना है तो अगर कभी किसी के अंडाशय में या कहीं पे कोई गांठ हो गई है तो हमें सोनोग्राफी में पता चल सकता है। कभी कभी हमें एमआरआई या सीटी स्कैन की मदद लेनी पड़ सकती है। बट ब्लड टेस्ट डायरेक्टली नहीं है। हम पेशेंट से जनरली उसकी हिस्ट्री, पेशेंट की पूरी क्लिनिकल हिस्ट्री जब हम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा, जैसे कोई पेशेंट आई है जिसको निसंतानता हो रही है, अगर हम उसे क्लिनिकली हम उससे क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमें हिस्ट्री में पता चल जाता है 80 to 90% विथ श्योरिटी कि ये मोस्टली एंडोमेट्रियोसिस। जैसे कि वो बताएगी मुझे हमेशा पेनफुल पीरियड, जब महामारी के समय हमेशा ही बहुत पेन रहा है, जब भी मैं वॉशरूम जाती थी, जब भी मैं स्टूल पास करने जाती थी, मुझे बहुत पेन होता था। इवन ड्यूरिंग अ नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ मुझे बहुत पेनफुल रहा है, और अब उसे इनफर्टिलिटी भी हो रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स हमें मोटा मोटा एक आइडिया बता देते हैं कि हाँ, इसको शायद एंडोमेट्रियोसिस है। कुछ मदद तक हमें सोनोग्राफी या सिटी स्कैन, एमआरआई, कम केसेस में हमें जरूरत पड़ती है, पर हमें उससे पता लग सकता है। और अगर आप बोले कि बिल्कुल हमें श्योरिटी के साथ, क्योंकि कई बार जैसे ये जो काले निशान है यहाँ पे अगर है एंडोमेट्रियोसिस, ये पीछे जो काले निशान है, ये सोनोग्राफी सिटी स्कैन एमआरआई में पिक नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे है जैसे ये हमें एक ही तरीके से पता चल सकता है जिसे हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस, दैट इज लेप्रोस्कोपी। दूरबीन द्वारा एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का छेद आपके नाभि के उधर करके हम दूरबीन से अंदर जाते हैं और कैमरे से हम गर्भाशय, अंडाशय, दोनों फेलोपियन ट्यूब्स और आसपास का सारा एरिया जो पेट के अंदर है वो सारा चेक करते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। छवि मैम, आप एंडोमेट्रोसिस के प्रबंधन में आहार और जीवनशैली की क्या भूमिका समझती हैं? और अगर है तो वो क्या अहम भूमिका निभाते हैं? इसके बारे में आपका देखिए, कुछ? आहार और जीवन शैली एंडोमेट्रियोसिस को पूरी तरीके से ठीक तो नहीं कर सकता, मगर यह जरूर है कि इसके जो लक्षण हैं उसकी तीव्रता को कम करने के लिए और उससे जूझने के लिए हमें बहुत मदद दे सकता है। पौष्टिक आहार जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, फल हुए, फिर आपके जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से युक्त जो पदार्थ होते हैं, इस तरह की चीजें, और साबुत अनाज, ये सब इस बीमारी की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। दूसरी ओर अगर प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा लेते हैं, खासतौर से आजकल के बच्चे, या जैसे कैफीन हो गया बहुत ज्यादा, और चीज हो गया, इस तरह की चीजें अगर आप लेंगे तो इसके जो लक्षण हैं वो और तीव्र हो जाते हैं। तो इसलिए इन खाने की चीजों से हमें अलग रहना चाहिए।
तीसरी चीज ये है कि भाई नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है। आजकल की जो तनाव वाली जिंदगी है उससे जूझने के लिए नियमित व्यायाम, साधना, योग, मेडिटेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई महिलाओं में ये भी देखा गया है कि जो प्रोबायोटिक्स होते हैं और जो फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ हैं उनको लेने से भी इसके जो सिम्टम्स हैं वो कम होते हैं और राहत मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल छवि मैम। एंड जिनी मैम, क्या एंडोमेट्रोसिस के बारे में कोई मिथिक है जो आप अक्सर सुनते हैं, या इनमें से कुछ भी आप हमें स्पष्ट करना चाहें? 2-3 मिथ्स तो बहुत कॉमनली हमें सुनने मिलते हैं, जैसे कि ये एक तरह का खराब मासिक धर्म है। ऐसा नहीं होता है। ये एक तरह की कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। उससे भी ज्यादा जो 2-3 हमें मोस्ट कॉमन मिलते हैं वो ये कि हिस्टेक्टमी या गर्भाशय का हटवा देना इसका एकमात्र इलाज है। ऐसा नहीं होता है। किसी को हार्ट अटैक का रिस्क है डजंट मीन कि आप उसका हार्ट ही हटा दें। तो यूट्रस को हटाना बिल्कुल गलत है। कई जगह गर्भाशय को हटा दिया जाता है कि भाई पेशेंट बोलते हैं गर्भाशय हटा देते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत मेडिकल फैसिलिटीज में अपग्रेडेशन हो गया है कि बहुत कॉमनली दवाइयां मिलती हैं इसके लिए। इसके लिए हम लोग लैप्रोस्कोपी, जो मैं बता रही थी, दूरबीन से अंदर जाके वो जो टिश्यू है जहाँ पे एंडोमेट्रोसिस के निशान है, हम उसको जला सकते हैं या मतलब उसको ठीक कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो इसके बहुत सारे इंजेक्शन्स तक अवेलेबल हैं जिससे हम एंडोमेट्रियोसिस ठीक कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन चीज जो पहले चलती थी वो थी थर्ड मिथ, जो है कि एंडोमेट्रियोसिस प्रेगनेंसी, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो जाता है। आई वुड नॉट से कि ये ठीक हो जाता है, ये तो बॉडी में है। पर एंडोमेट प्रेगनेंसी काइंड ऑफ एक ऐसी स्टेट क्रिएट कर देता है कि आपका एंडोमेट्रियोसिस बढ़ता नहीं है। और हम हमेशा यही बोलेंगे कि प्रेगनेंसी अगर हो रही है तो उसे अबॉर्ट ना कराएं इफ यू आर एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट। प्लस इस बात का ये कोई कनेक्शन नहीं है कि एंडोमेट्रियोसिस प्रेगनेंसी हो गई मेरी एंडोमेट्रियोसिस हमेशा के लिए ठीक हो गई। ऐसा नहीं होता है। जी, जी। छवि मैम, क्या एंडोमेट्रोसिस का इलाज ना किए जाने पर अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं? जी हाँ, ये एक क्रॉनिक बीमारी मतलब लंबे समय तक चलती है और अंदर सूजन बढ़ती ही चली जाती है समय के साथ। हर महामारी, जब भी महामारी आएगी तभी इसमें ब्लीडिंग होगी और इसकी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। इस वजह से समय के साथ जो दर्द है उसकी तीव्रता बढ़ती चली जाती है। दैनिक गतिविधियां करने में बहुत परेशानी आने लगती है। उसके बाद एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत कॉमन कॉज है इनफर्टिलिटी यानी कि निसंतानता का। और इनफैक्ट कई महिलाओं में तो एंडोमेट्रियोसिस का पता ही तब चलता है जब निसंतानता होती है। तीसरी चीज, अगर ये आसपास के ऑर्गन्स जैसे कि मल मूत्र संबंधित जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी यूट्रस के पास ही होते हैं, अगर वहां पे यह बीमारी फैल रही है तो मल और मूत्र त्याग करने के समय की समस्याएं भी इसमें आ सकती हैं। और ये जो अंडाशय होते हैं उसमें सिस्ट्स बन जाते हैं यानी कि थैलियां बन जाती हैं। और ये बहुत कभी कभी कैंसर का रूप ले सकती हैं, हालांकि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं। जी। जिनी मैम, क्या आपके पास उन महिलाओं के लिए कोई सलाह है जिन्हें संदेह है कि उन्हें एंडोमेट्रोसिस हो सकता है, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं? ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड मतलब आपको ऐसा लगता है कि पेन बहुत ज्यादा है तो प्लीज अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। आप सेल्फ ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी एक मेंस्ट्रुअल डायरी या माहवारी की एक डायरी मेंटेन करें। अपने जो भी आपके लक्षण है उसको लिखें। कि कई बार डॉक्टर्स हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको पीरियड्स के टाइम पे थे, बोले मैडम हाँ उस पर्टिकुलर डेट पे तो है। उसकी एक डायरी मेंटेन करिए। कब कब आप जब स्टूल पास करने गए आपको दर्द हुआ, क्या ये ड्यूरिंग द पीरियड ज्यादा दर्द था। कई बार पेशेंट को याद नहीं होता, बोले हाँ उस फेज में दर्द था, शायद पीरियड्स आने वाले थे तब ज्यादा दर्द हो रहा था। प्लीज आप एक डायरी मेंटेन करिए अपने सिम्टम्स की, अपने लक्षणों की। लिखिए उसमें कि हाँ मुझे इन इन डेट्स को ज्यादा दर्द हुआ, इस समय पे मुझे यहाँ ज्यादा दर्द हुआ, क्या मुझे रिलेशन जब मैं इंटरकोर्स करती हूँ तब ज्यादा पेन होता है। उन लक्षणों की एक डायरी बनाइए। देखिए कि हर महीने क्या आपको ये सिम्टम्स या ये लक्षण बार बार दिखते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ये रूटीन से हटके हैं, मुझे एक टैबलेट लेने के बाद भी आराम तो पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, या मेरे पेट में हमेशा एक दर्द मेंटेन्ड ही रहता है, कोई भी ऐसा लक्षण जो रूटीन से हटके लगता है, तो प्लीज अपने डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करिए। जो इस बार की थीम है एक्सेलरेट एक्शन, कार्यवाही में तेजी करें। जी, जी, बिल्कुल मैम। छवि मैम, दोस्त और परिवार आप आसपास होते हैं और इनका कोई एंडोमेट्रोसिस से कोई व्यक्ति जूझ रहा हो, तो कोई महिला कैसे उनकी मतलब दोस्त और परिवार के लोग कैसे उनकी सहायता कर सकते हैं?
ये बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल महिला तो जूझ ही रही है, लेकिन उसके आसपास के जो लोग हैं उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि यह एक बीमारी है जिससे वो इस समय ग्रसित है और जिसकी वजह से वह बहुत परेशान है। इसलिए इस समय इन महिलाओं को एक मानसिक प्रोत्साहन, मानसिक समर्थन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जो बहुत मुश्किल दिन है उसके माहवारी के, उसमें उसका दर्द को समझना, उसके काम में उसका हाथ बटाना, और जब समय सही सही समय पे उसको डॉक्टर के पास ले जाके सही इलाज कराना, यह सब उसके परिवार का एक जिम्मेदारी है। जी। जिनी मैम, क्या एंडोमेट्रोसिस कभी अपने आप ठीक हो सकता है या इसके लिए निरंतर प्रबंधन की आवश्यकता है? एंडोमेट्रियोसिस अपने आप ठीक तो नहीं हो सकता है, पर कभी कभी कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाली प्रॉब्लम है, तो इसके लिए लंबे समय तक प्रबंधन भी करना पड़ता है। रेगुलर सोनोग्राफीज, रेगुलर चेकअप्स, या अगर पेशेंट को कई बार प्रेगनेंसी की वजह से सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, उसके बाद भी हम बोलते हैं कि आप एक बार रेगुलर फॉलोअप में हमें दिखाते रहिए, अपनी डायरी मेंटेन करिए। बट ये अपने आप ठीक होने वाला तो नहीं है। कई बार पेशेंट के सिम्टम्स कम हो जाते हैं, या कुछ मेडिसिन या इंजेक्शन द्वारा या एक छोटी सर्जरी के द्वारा पेशेंट की जो साइज है उसकी वो कम हो जाती है। तो उस चीज को हमें आगे, ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है कि हमें करना पड़े। अगर पेशेंट के सिम्टम्स सही हो जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है, पर वो अपने आप पूरी तरह से ठीक हो जाए ऐसा होना मुश्किल है। जी, जी, बिल्कुल। छवि मैम, हम बात कर रहे थे इसके बारे में पहले भी। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि गर्भावस्था एंडोमेट्रोसिस को ठीक कर सकती है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है कि प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियोसिस को ठीक कर देती है। प्रेगनेंसी के दौरान बेसिकली माहवारी रुक जाती है, ब्लीडिंग रुक जाती है। इस वजह से प्रेगनेंसी के दौरान जो वो लक्षण होते हैं वो दिखते नहीं हैं, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस ज्यों की त्यों शरीर के अंदर बनी रहती है, और बच्चे के जन्म के उपरांत फिर से इसके लक्षण आते ही आते हैं, यह मान के ही चलना चाहिए। प्रेगनेंसी उसको ठीक नहीं करती है, प्रेगनेंसी केवल लक्षणों को उस समय दिखाती नहीं है, बस यही फर्क। जी, जी, बिल्कुल। जिनी मैम, एक अंतिम समापन व्यक्तित्व आपकी तरफ से। एंडोमेट्रियोसिस एक वास्तविक और एक गंभीर समस्या है। इसे लाइटली ना लें कि ठीक है, कितनी ही लेडीज आज भी सफर करती हैं और उनको ये कह दिया जाता है कि ठीक है, पेन ही तो हो रहा है, दवाई भी मत खाओ, डॉक्टर को क्या दिखाना है। इस चीज को लाइटली ना लें। अगर आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स हैं तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद डॉक्टर छवि, डॉक्टर जिनी। आपका, यदि आपको संदेह है कि कोई भी व्यक्ति आपके आसपास एंडोमेट्रोसिस से गुजर रहा है, तो इंतजार ना करें, डॉक्टर से बात करें। फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें बेयर फॉर हेल्थ चैनल को, जो कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।